हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था, हमारा सोलर सिस्टम एंड हो चुका था और आपने रिवीजन भी किया होगा संडे में। ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी उसमें की होगी। और जो जो क्वेश्चंस मैंने आपने कमेंट सेक्शन में पूछे थे, आपने उसको बताया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, फॉसल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। अब सर, आपने सोलर सिस्टम के बाद यही क्यों चालू किया? ठीक है, तो उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। सोलर सिस्टम मैंने इसलिए पहले आपको पढ़ाया था कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, बिग बैंग थ्योरी बताई थी। तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद अर्थ बहुत सी चीजें और भी हुई थी। ठीक है, कि जैसे हमारा बहुत बड़ा मीटियोरॉइड आ गया था। हाँ, हमारे बहुत सी चीजें तबाह हुई थी, डायनासोर्स गायब हो गए थे, हमारे एक्सटिंक्ट हो गए थे, हमारे बहुत से पेड़ गायब हो गए थे, बहुत से पौधे गायब हो गए थे, बहुत बहुत ओशियंस भी गायब हो गए थे, न्यू ओशियन फॉर्म हुए थे, कुछ पुराने ओशियंस हमारे एक्सटिंक्ट हो गए थे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको नया चैप्टर जो उठाया है, फॉसल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, कि जब हमारा वो जो एस्टेरॉइड गिरा था, उसके बाद जो हमारे डायनासोर्स गायब हुए, हमारे जो बाकी के अदर प्लांट्स गायब हुए, तो उनसे बना क्या, उनसे क्या हुआ, क्या फायदा हमें मिला, क्या फायदा हमारे अर्थ को मिला, क्या फायदा हमारे इंडिया को मिला। ठीक है, तो उसे बहुत फायदे मिले थे। ठीक है, वहां अगर डायनासोर गायब भी हुए थे तो हमारे लिए भी वो अच्छी बात थी। क्यों? क्योंकि उसी से हमारे क्या बने थे, उसी से हमारे फॉसल फ्यूल बने थे। कैसे सर? ठीक है, तो मैं छोटा सा ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग थ्योरी पे जाएंगे। ठीक है, तो हुआ क्या था कि एक बड़ा सा आपका मीटियोरॉइड था, जब वो हमारे अर्थ से टकराया। ठीक है, तो जो सारे डायनासोर थे बच्चों, वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो उनके जो हमारी बोन्स थी, जो हमारी हड्डियां थी, वो हमारे जितने भी ग्राउंड पे थी वो सारी जम गई थी। ठीक है, ग्राउंड पे लग गई थी जाके। हमारे जो बाकी के पेड़ पौधे थे, हमारे जो श्रब्स थे, हर्ब्स थे, अब उस पे हुआ क्या कि कुछ नदियां गई, उस पे कुछ फॉर्मेशंस बने। ठीक है, उसके बाद उसमें बहुत से पहाड़ बने। उसके बाद वो जो पहाड़ थे वो आपके घिसे भी, खत्म भी हुए। उसके बाद हुआ क्या कि एक के ऊपर एक लेयर बनती गई। ठीक है, लेयर बनती गई। तो जो अंदर के जो आपकी बॉडी थी उनकी, डायनासोर्स की, वो क्या चेंज होके बन गई? वो हमारी बन गई फॉसल फ्यूल बन गई। ठीक है, और बाद में उसी को एक्सट्रैक्ट करके हमने क्या बनाया? हमने कोल बनाया, हमने पेट्रोलियम बनाया। ठीक है, चलो तो करते हैं स्टार्ट आगे कि कैसे ये फॉर्म हुआ, कैसे ये हुआ। ठीक है, सबसे पहले फॉसल फ्यूल। Fossil fuels are formed from the remains of ancient living organisms. Over millions of years, biological material is transformed into energy rich substances through geological process. अब यही चीज मैंने आपको जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, यही चीज मैंने आपको हिंदी में बताई थी कि जो डेड एनिमल्स के रिमेन्स थे, ठीक है, डेड एनिमल्स के जो रिमेन्स थे वो क्या हुए, वो टाइम टू टाइम ना एक लेयर फॉर्म होती गई, एक ऐसे सॉइल की एक लेयर फॉर्म होती गई, और इसके अंदर ना प्रोसेस होने लगा। क्या होने लगा आपके? प्रोसेस होने लगा, और इसी से हमारा फॉसल फ्यूल फॉर्म हुआ था। ठीक है, इसी से हमारा फॉसल फ्यूल फॉर्म हुआ था। अच्छा, आपने कभी देखा होगा, आप कभी ना कभी अपने हाथ को ना कुछ घंटे ना, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, एक के ऊपर एक रखना। ठीक है, तो आपको देखना हल्का हल्का ना यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, हल्का हल्का आपको टेम्परेचर पता चलेगा कि यहाँ पे सर हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। क्या कर रहा है? वो जो टेम्परेचर है वो हमारा राइज कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही सेम सेम फिनोमिना यहाँ पे भी हुआ था, सेम फिनोमिना आपका यहाँ पे भी हुआ था। अगर इसी डेड एनिमल्स के बोन्स की जगह अगर यहीं पे प्लास्टिक होता ना, तो बच्चों आज तक, अगर यहाँ पे प्लास्टिक होता ना, तो आज तक कोई भी फॉसल फ्यूल, अगर हमारे जो डायनासोर्स थे उनके अंदर अंदर थोड़ा सा हमें प्लास्टिक पाया जाता ना, तो वो फॉसल फ्यूल में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि जो प्लास्टिक होते हैं वो हमारे डिग्रेडेबल नहीं होते। ठीक है, नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे थोड़े से की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कहीं ना कहीं से आपसे 1 या 2 सवाल आपके जीएस में बन जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या लिखे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर होते हैं,
हाई एनर्जी कंटेंट होते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मेजर सोर्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी होते हैं। अब इन की पॉइंट्स का सर मतलब क्या होता है? देखो, नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या होता है? आपने सुना है ना, रिन्यू करवा देना, कोई चीज रिन्यू करवा देना, यानी जो खराब चीज है उसको फिर से रीयूज कर लेना, फिर से यूज मिला देना। अब नॉन का मतलब क्या होता है कि सर ऐसी चीज जो आगे चल के अब यूज में नहीं आ सकती है। जैसे कि एग्जांपल, केमिकल चेंजेस आपसे सुने, अगर मिल्क से हम लोगों ने कर्ड बना दिया है, अगर मिल्क से हम लोगों ने कर्ड बना दिया है, तो क्या अब हम उसको वापस मिल्क बना सकते हैं? हम लोग मान लो मिल्क से पुडिंग बनाना चाहते थे, ठीक है, मिल्क से हम लोग पुडिंग बनाना चाहते थे, लेकिन मिल्क से क्या हुआ? कर्ड बन गया। तो अब क्या आप उस कर्ड को पुडिंग में यूज कर सकते हो? हा? है तो वो मिल्क वाली ही चीज, लेकिन क्या आप उसको पुडिंग में यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते हो ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, और उसी में आपका होता है फॉसल फ्यूल। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है? फॉर्म्ड अंडर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि सर ने बात की डायनासोर के जमाने की है। सर ने क्या बात की? सर ने बात की डायनासोर के जमाने की। तो जाहिर सी बात है सर, मिलियंस ऑफ ईयर अगो की बात है। जो हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, कब हुआ था? मैंने आपको सोलर सिस्टम में पढ़ाया था ना, 13 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, 13 मिलियन ईयर अगो जो हुआ था, हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। तो उसके बाद ही कुछ सालों बाद, 5-6 मिलियन ईयर के बाद ही आपका जो डायनासोर हुआ तो वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना बच्चों, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक मान लो आपने किसी डेड एनिमल का जो बॉडी था आपने दफना दिया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कारकस बोलते हैं, ठीक है, कारकस बोलते हैं। तो आपने किसी डेड एनिमल के कारकस को आपने क्या किया? आपने जमीन में दफना दिया। तो आपको क्या लगता है कि सर 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या उसका फॉसल फ्यूल बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम मिलियन, 1 मिलियन ईयर, 2 मिलियन ईयर, 3 मिलियन ईयर्स, उतना लगेगा, तब जाके वो फॉसल फ्यूल बनेगा। तो इसीलिए यहां पे लिखा है कि फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? हाई एनर्जी कंटेंट या हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या होता है बच्चों? इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आपने कभी ना सुना होगा कि पेट्रोल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक पावर पेट्रोल होता है, एक हमारा नॉर्मल पेट्रोल होता है। तो जितने भी पेट्रोल होते हैं, अगर उनकी कैलोरीफिक वैल्यू और ऑक्टेन वैल्यू अगर हाई होगी, उतना ही जो पेट्रोल होता है प्योर होता है। क्या होता है? उतना ही पेट्रोल आपका प्योर होता है और उतना ही अच्छा वर्क करता है। जितनी लो कैलोरीफिक वैल्यू होगी, जितना लो ऑक्टेन नंबर होगा, उतना ही खराब आपका पेट्रोल होता है, ठीक है। चल, तो हाई एनर्जी कंटेंट होता है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मेजर सोर्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी होता है। जो दुनिया में जो जितनी भी चीजें काम करती हैं, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, हालांकि वो आपके घर में सोलर लगा होगा वो बात अलग है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती है ना, वहां पे सोलर यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, बहुत कम होती है। वहां पे कोल यूज होता है, पेट्रोलियम यूज होता है, ठीक है। तो मेजर सोर्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी का क्या होता है? यही कोल और पेट्रोलियम होता है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में हमारे जो सोलर पैनल्स होते हैं ना, वो उतने वर्क नहीं करते हैं। नॉर्मल एसी के लिए, आपके फैन के लिए, टीवी के लिए यूज हो जाता है, लेकिन जो आपकी बड़ी बड़ी मशीनरीज है ना, वहां पे आपका पेट्रोलियम ही लगता है, ठीक है, कोल ही लगता है, इलेक्ट्रिसिटी ही लगती है, ठीक है। चलो, तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके कुछ की कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स होता है, हाई एनर्जी कंटेंट होता है, और मेजर सोर्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी होता है। चलो, अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो टाइप्स ऑफ फॉसल फ्यूल, कितने टाइप्स के आपके फॉसल फ्यूल होते हैं? तो दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। व्हाट आर? कोल एक हमारा सॉलिड फ्यूल होता है, पेट्रोलियम एक हमारा लिक्विड फ्यूल होता है, और नेचुरल गैस एक हमारा क्या होता है? गैसियस फ्यूल होता है। कोल, कोल मतलब क्या होता है? कोयला। आपने सुना है ना, कोयला, कोयले के खान में से हीरा निकला, ठीक है। तो कोल क्या होता है? होता है हमारा कोयला। क्या होता है? एक हमारा सॉलिड फ्यूल होता है। क्या होता है? सॉलिड फ्यूल होता है। आपने कोयला अपने कहाँ यूज करते देखा है?
पहले के जो ट्रेन्स होती थी, ट्रेन में जो इंजन होता था, पहले इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो अभी रिसेंट टाइम में आई है। तो पहले की जो ट्रेन होती थी वो किससे चलती थी? कोयले से चलती थी। अगर आपने कौन सी मूवी थी एक, वो सनी देओल वाली गदर, गदर अगर आपने देखा होगा तो उसमें देखा है ना, कोयला फेंकता है ट्रेन में, तो जो कोल होता था अभी भी यूज होता है। जहां पे आयरन होता है ना, आपने देखा होगा कि आपके आसपास ना आयरन करने वाले लोग रहते हैं, तो उनके पास ना एक लोहे का आयरन होता है, ठीक है, उसके अंदर वो लोग कोल डालते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या डालते हैं वो लोग? कोल डालते हैं। तो कोल क्या होता है? वो हमारा एक सॉलिड फ्यूल होता है, ठीक है, पेट्रोलियम। इससे तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर जिन बच्चों के पास स्कूटी होगी या बाइक होगी तो वो लोग पेट्रोल भरवाने जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि पेट्रोल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा पावर वाला होता है, एक हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम क्या होता है? हमारा एक लिक्विड फ्यूल होता है, ठीक है, पेट्रोलियम क्या होता है? हमारा एक लिक्विड फ्यूल होता है। अच्छा, नेचुरल गैस क्या होते हैं? एक मिनट, हाँ, ठीक है, नेचुरल गैस क्या होते हैं? नेचुरल गैस हमारे क्या होते हैं? गैसियस फ्यूल होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने आपके आपके घर में सिलेंडर होगा, सिलेंडर, उसमें क्या यूज होता है? एलपीजी यूज होता है कि नहीं होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें लिक्विड भी मिक्सर होता है और आपका गैस भी मिक्सर होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो एक तरीके का हमारा नेचुरल गैस होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या होते हैं सर इन फॉसिल फ्यूल्स के? कहां कहां यूज होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि मशीनरीज में यूज होता है, तो यहां पे भी वही लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है। सबसे जब पहली बार कोल का इन्वेंशन हुआ था ना बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एकमात्र जो तरीका था, एकमात्र जो सहारा था आपका, जो आपका वन वे था, वो क्या था आपका? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कोल। एक ही ऑप्शन था आपके पास को। अभी रिसेंट टाइम में वाटर का यूज होने लगा, वाटर का यूज होने लगा, आपका आपका विंड का यूज होने लगा, आपके विंड का यूज होने लगा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। लेकिन एंशियंट टाइम की बात है तो वहां पे बस एक तरीका था आपका कोल बनाने का, जो कि क्या था? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल का यूज होने लगा। अभी आप लोग कर रहे हो ना, पहले क्या चलता था? पहले तो भाई पेट्रोलियम जैसा कुछ था ही नहीं। पहले क्या चलता था? आपका घोड़ा चलता था, बग्गी चलती थी, या आपके जो दो आपके ऑक्सेस होते हैं उनको बांध के चैरियट बना देते थे, हाँ, बुलकार्ट बना देते थे, चैरियट बना देते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या यूज होता है? जो फ्यूल होता है, पेट्रोलियम यूज होता है, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है। और सबसे मेन, सबसे मेजर जो यूज होता है वो आपका इंडस्ट्रियल यूसेज में यूज होता है। क्या होता है? आपका इंडस्ट्रियल यूसेज में आपका जो कोल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, जो आपका नेचुरल गैस होता है, वो आपका इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। और जब कोल को आप लोग जलाते हो ना, तो बहुत ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी आज के टाइम पे हमारा क्या चल रहा है? ईवी चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं सर? क्योंकि जो कोल होता है उसका जो प्राइस होता है ना, इलेक्ट्रिक से बहुत हाई होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चीजों से बहुत हाई होता है जो कोल का प्राइस होता है। इसके लिए बहुत डीप माइनिंग करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आप आज के टाइम पे मैंने आपको बताया कि वाटर का यूज कर लेते हैं हम लोग, हाँ, विंड का यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और बैटरीज का यूज कर लेते हैं। लेकिन कोल के लिए आपने सुना है ना कि बहुत बड़ी बड़ी माइंस को खोदना पड़ता है, ठीक है। बहुत पॉल्यूशन होता है इससे, बहुत आपके बहुत बड़ी बड़ी व्हीकल्स लगती है, ठीक है। चलिए, डोमेस्टिक एनर्जी नीड्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है। डोमेस्टिक एनर्जी नीड्स के लिए भी हमारा ये जो कोल और पेट्रोलियम होता है या फॉसल फ्यूल होता है, उसके लिए भी यूज होता है, ठीक है। और जो पेट्रोलियम होता है और जो कोल होता है ना, ये अर्थ के बहुत डीपर साइड में पाया जाता है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये मैंने आपको फोटो लगाई, मशीन देख रहे हैं ना, ये बहुत अंदर डीप गड्ढा करती है, ठीक है। वहां से आपका जो कोल होता है, जो आपका पेट्रोलियम होता है, वो आपका निकलता है। चलिए आगे चलते हैं। चलो, फॉर्मेशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो फॉसल फ्यूल का फॉर्मेशन था सर, वो कैसे हुआ था, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस। फर्स्ट, डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मैंने आपको क्या बताया था? डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जब हमारे जो प्लांट थे, जब हमारे एनिमल थे, जब उनकी डेथ हुई थी, तो वो क्या हुए थे? वो जमीन में बरी हो गए थे। उसके बाद
बरियल अंडर सेडिमेंट्स। अब हुआ क्या, जैसे देखो ये हमारा एक डायनासोर है, ठीक है, ऐसे मैंने इसको बना दिया, ठीक है, इसकी 4 पैर है। अब हुआ क्या, मान लो इसको, इसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसके ऊपर एक लेयर आई, ठीक है, इसके ऊपर एक और सेडिमेंट की लेयर आई, इसके ऊपर एक और सेडिमेंट की लेयर आई, फिर लेयर आई, फिर लेयर आई, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है बरियल अंडर सेडिमेंट, कि ये सेडिमेंट के अंदर दब। उसके बाद डिकम्पोजिशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमें ध्यान रखना है कि इसका डिकम्पोजिशन हुआ था कब, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। इसका डिकम्पोज मतलब क्या होता है, डिकम्पोज मतलब क्या होता है, टूटना। हाँ, आपने सुना है ना कि कुछ हमारे पैरासाइट्स होते हैं जो चीजों को डिकम्पोज कर देते हैं, हम उनको पैरासाइट्स ही बोलते हैं ना। हाँ जी, उनको पैरासाइट ही बोलते हैं, ठीक है। तो कब होता है, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपको किसी एक वैक्यूम वाले कमरे में बंद कर दूं तो क्या आप सांस ले पाओगे? अगर मैं आपको गद्दों के नीचे, जो आपके मैट्रेस होते हैं बच्चों, अगर मैं आपको उनके एक के नीचे आपको दबा दूं तो क्या आप सांस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। तो सेम आपका यही था कि जब डायनासोर्स दब गए थे आपके सेडिमेंट्स के नीचे, तो उनके पास ऑक्सीजन नहीं था, और क्या होता है, आपका डिकम्पोजिशन हो जाता है। क्या होता है, आपका डिकम्पोजिशन हो जाता है। उसके बाद इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप एक के अपना हाथ एक के नीचे एक रखोगे तो क्या होगा, आपका प्रेशर क्रिएट होगा, बिना रब किए हुए, बिना फ्रिक्शन को क्रिएट किए हुए। आप बस इसको रखे रहो। अभी मैंने रखा है भाई, मुझे प्रेशर फील हो रहा है, हीट फील हो रहा है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी लेयर्स बनी थी। तो वहां पे क्या क्रिएट हुआ था, वहां पे आपका प्रेशर क्रिएट हुआ था और टेम्परेचर क्रिएट हुआ था। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन इनटू फॉसिल फ्यूल, क्या हुआ था, वो लोग फॉसिल फ्यूल में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। और टाइम स्केल क्या था, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओवर 300 मिलियन ईयर्स फॉर कोल, ठीक है, 300 मिलियंस फॉर कोल। तो आपका कोयला था उसके लिए कितना लगा था, आपका कम से कम 300 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 300 आपका लाख साल पहले, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये क्या है, आपका कोल है। कोल आपका फर्स्ट जो था पाया गया था वो आपका कोल था, ठीक है। कोल, कंपोजिशन ऑफ कोल, कोल मेनली कंटेन्स कार्बन अलोंग विद हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब आपने सुना होगा कभी ना कभी कोयले से हीरा निकालना। अगर सच बताऊं बच्चों, हीरा निकालना बहुत आसान होता है, चाहो तो आप भी हीरा घर पे निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ना कम से कम इतना प्रेशर देना होगा, इतना ज्यादा प्रेशर देना होगा कि कार्बन आपका अलग हो जाए और आपका डायमंड निकल आए, जो कि आपके घर में इम्पॉसिबल है। क्या है, आपने एक वो YouTube शॉर्ट्स देखे होंगे हाइड्रोलिक प्रेस वाले, कि वो प्रेस करते चीजें टूट जाते हैं। अगर आप घर में वो भी ले आओगे तब भी नहीं निकलेगा। अगर आप ट्रेन की पटरी पे जाके कोयला रख दोगे, ट्रेन आके चढ़ के चली जाएगी, आपको लगेगा सर डायमंड बाहर निकल आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई मत करिएगा, ठीक है। आसान होता है लेकिन हमारे घर में वो प्रेशर को क्रिएट करना ना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो वो आपका जो डायमंड होता है कैसे प्रोड्यूस होता है, आपके कार्बन से प्रोड्यूस होता है। कैसे, जब हम लोग कार्बन पे क्या करते हैं, आपका प्रेशर लगाते हैं तो आपका डायमंड क्रिएट हो जाता है। आपने देखा होगा जो कार्बन होता है हमारा बहुत काला होता है, जो डायमंड होता है हमारा बहुत चमकीला होता है। जो कार्बन होता है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन डायमंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर आप एक तरफ डायमंड रखोगे और उसको प्लग में लगाओगे और दूसरी तरफ से डायमंड पकड़ लोगे ना, तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों? जो आपका कोल होता है वो आपका गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, और बैड इंसुलेटर होता है। चलो तो ये आपको ध्यान रखें। अब इसमें साथ साथ क्या पाया जाता है, आपका हाइड्रोजन यानी H2, सल्फर यानी SO4, ऑक्सीजन यानी O2 एंड नाइट्रोजन यानी N2। नाइट्रोजन क्या होती है, गैस होती है कि नहीं होती है? नाइट्रोजन हमारी गैस होती है ना। चलो अब टाइप्स ऑफ कोल्स, हमारे टाइप्स ऑफ कोल्स भी होते हैं। सबसे पहले पीट, 50 और 60% कार्बन, हाई मॉइस्चर, ठीक है। जैसे हमारे बहुत से टाइप्स ऑफ वाटर होते हैं, अल्कलीन वाटर होता है, स्पार्कल वाटर होता है, ठीक है। आपका कौन सा, एक आपका सॉल्टी वाटर होता है। वैसे ही कोल्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कोल्स भी आपके बहुत टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है आपका पीट, 50 to 60% कार्बन होता है, हाई मॉइस्चर होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपका लिग्नाइट, 60 to 70% कार्बन होता है इसमें और
ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद बिटुमिनस, ये आपका मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है पूरे इंडिया में, पूरे आपके वर्ल्ड में आपका जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट मार्क करके आप लोग लिख लेना, मैं मार्क कर दे रहा हूं। जो बिटुमिनस होता है आपका 70 to 85% आपका कार्बन होता है, वाइडली यूज होता है आपके कहां पे, वर्ल्ड में, ठीक है। और सबसे अच्छा, देखो वाइडली यूज्ड का मतलब ये नहीं होता है कि वही सबसे अच्छा है, ठीक है। सबसे अच्छा कौन सा होता है आपका, एंथ्रासाइट। सबसे बेस्ट कोल आपका कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। 80 to 95% तक का इसमें कार्बन होता है, हाईएस्ट क्वालिटी। अब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होगा वही तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी का होगा, क्यों? क्योंकि कार्बन हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। हर चीज में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। हर चीज में आपका कार्बन पाया जाता है। इनफैक्ट आपकी जो बॉडी होती है ना बच्चों, वो भी, उसमें भी कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो मैं साइंस पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंस होता है, ठीक है कि चल, ठीक है। तो आपका जो हाईली क्वालिटीफाइड होता है आपका कौन सा होता है, एंथ्रासाइड होता है। 80 to 95% आपका क्या पाया जाता है, इसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। जो बिटुमिनस होता है वो हाईली और वाइडली यूज्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो एंथ्रासाइड होता है वो आपका हाईएस्ट क्वालिटी का होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक एक पॉइंट्स में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एक होता है कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। ये क्या होता है, देखो ये क्या होता है, कार्बोनाइजेशन इज द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे जो डेड एनिमल्स होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके बहुत नीचे आपके दब जाते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उससे बनता तो फॉसल फ्यूल है, कोल है, पेट्रोलियम है, लेकिन उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कार्बनाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन प्रोसेस बनते हैं, ठीक है। जिससे हमारा कार्बन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है बच्चों, किसी चीज को अलग करना, ठीक है। किसी चीज को क्या करना, अलग करना। कि जब मैं आपको बताऊंगा ना कि आपने सुना है कि हमारा जो तेल होता है और जो पानी होता है उसको हम अलग कैसे करते हैं, हाँ? आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि जो तेल होता है, जो पानी होता है सर, अगर हमें मिक्स कर देते हैं, पहली बात तो मिक्स नहीं होता है, मिक्सिबल लिक्विड होते हैं। लेकिन अगर हमें उन्हें अलग करना होता है तो कैसे करते हैं, सेपरेटिंग फलन से करते हैं। अगर सर जो हमारा जो मिल्क होता है उसके अंदर से हमें चीजें अलग करनी पड़ती है, फैट अलग करना पड़ता है। आपने देखा है ना अपनी मम्मी को घी बनाते हुए, बटर बनाते हुए, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है। जिसमें वॉशिंग मशीन जो आपके प्रिंसिपल पे काम करती है ना, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है। जिससे आपका घी बनता है जिस दूध से, उसको भी सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। और सर जो आपका चीनी और पानी का घोल होता है, जो आपका सॉल्यूशन होता है, उसको कैसे अलग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। की कोल में से जो बाकी अगर हमारा जो कार्बन हो गया, हमारी जो बाकी चीजें हो गई, उनको कैसे अलग करते हैं, ठीक है। तो हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसर्स कोक, कोल tar एंड कोल गैस। क्या मतलब हुआ सर इसका, कि आपका एक क्या होता है, जब हम कोल को बहुत ज्यादा गर्म करते, हीट करते, ठीक है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, कोक, कोल tar एंड कोल गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था कि सर जो हमारा डायमंड प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसमें हीट नहीं देते हैं, हीट देना आपका अलग होता है और प्रेशर क्रिएट करना वो आपका अलग होता है, ठीक है। तो जो हमारा कोल से, कार्बन से आपका डायमंड बनने का प्रोसेस था, उसमें हम लोग प्रेशर क्रिएट करते थे। जो आपका कोल गैस है, कोल तार है, कोक है, उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग हीटिंग से प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यूजेस ऑफ कोल, थर्मल पावर प्लांट, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फ्यूल इन ब्रिक क्लिंस। अच्छा, जहां पे ब्रिक बनता है उनको क्या बोलते हैं, वन वर्ड में पूछ सकता है, क्लिंस बोलते हैं, ठीक है, क्लिंस बोलते हैं। चल, अब कहाँ यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में।
आपने देखा होगा, अगर आप लोग में से बहुत से बच्चे अगर पबजी खेलते हैं, आई नो खेलते होंगे, तो एक आपने देखा होगा ऐसे बड़ा सा एक फर्नेस देखा होगा, ठीक है। एक ऐसे बड़ा सा आपने क्या देखा होगा, फर्नेस देखा होगा। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। जहां पे आपके जो अभी जो वॉर चल रही है इजराइल ईरान अमेरिका में, इसीलिए चल रही है, ठीक है। इसीलिए चल रही है, इस थर्मल पावर प्लांट के ही चक्कर में चल रही है, ठीक है। चलो, तो थर्मल पावर प्लांट में आपका क्या यूज होता है, कोल यूज होता है। स्टील इंडस्ट्री में मेनली, स्टील इंडस्ट्री में आपका क्या यूज होता है, कोल यूज होता है। क्यों, वहां पे हीट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा है ना कभी अगर आपके गांव में या आपके शहर में आसपास, हमने देखा कि भट्टी के अंदर वो लोग आयरन बनाते हैं। इतना हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्या फर्नेस से, आज के टाइम पे फर्नेस से कर रहे हैं, लेकिन छोटा सा बर्नर होता है, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम पे कोल से ही इतनी हीट प्रोड्यूस की जाती थी कि जो आपका स्टील था वो पिघल जाता था, जो आपका आयरन था वो आपका पिघल जाता था, ठीक है। उस टाइम पे कोई बर्नर नहीं यूज होता था, ठीक है। उस टाइम पे क्या यूज होता था, उस टाइम पे आपका कोल यूज होता था, ठीक है। चलो, उसके बाद फ्यूल इन ब्रिक प्लिंस, ठीक है। जो आपकी ईंटे की भट्टी होती है, वहां पे भी, क्योंकि ईंटों को भाई गर्मी की जरूरत होती है तभी वो मजबूत बनते हैं, तो वहां पे भी क्या यूज होता है, वहां पे भी आपका कोल यूज होता है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हो, एक मिनट। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ यूज होता है भाई, आप डेली लाइफ में इसे यूज करते हो। अभी तो हमारे पेट्रोल का जो प्राइजेस था वो भी हाइक पे था, आपने देखा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो पेट्रोल एक्सपोर्ट से ज्यादा ना इंपोर्ट करता है। क्यों, क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे हमारी पेट्रोल हो, ठीक है। इंडिया में ऐसी कोई भी बहुत माइनर सी जगह है जहां पे पेट्रोल होते हैं, ठीक है। झारखंड साइड पे आपका, एमपी के साइड पे आपका पेट्रोल होता है, ठीक है। जो आपका ईरान साइड है ना, वहां पे वॉल्केनोज ज्यादा है, इसीलिए वहां पे पेट्रोल की कमी नहीं होती है, ठीक है। चलो, तो पेट्रोलियम, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम फॉर्म्ड फ्रॉम मरीन ऑर्गेनिज्म अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अच्छा, देखो एक डिफरेंस होता है कोल और पेट्रोलियम में। जो कोल प्रोड्यूस होता है बच्चों, जो लैंड पे जो एनिमल्स होते हैं ना, जो लैंड पे एनिमल होते हैं, जब वो डेड एंड डीके हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, और जब वो फॉसल फ्यूल बन जाते हैं, तो उनसे क्या प्रोड्यूस होता है, उनसे मेनली प्रोड्यूस होता है कोल। क्या प्रोड्यूस होता है, कोल। पेट्रोलियम कहां से प्रोड्यूस होता है, ये आपके जो समुद्र है, ठीक है, जो आपका समुद्र है, उसमें जब कोई भी वेल हो गया और बाकी के अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डेड कर जाते हैं, उनके ऊपर भी वो सेम प्रेशर लगता है। क्या होता है, लगता है उनके ऊपर भी वो सेम प्रेशर लगता है, तो जाके हमारा पेट्रोलियम बनता है। आप लोगों ने कभी ना कभी मूवीज में बड़ी बड़ी देखा होगा कि एक पेट्रोलियम साइट होती है बहुत बीचों बीच समुद्र के, हम महासागर के बीचों बीच, आपके ओशियन के बीचों बीच, ऐसे ज्यादा बड़ा नहीं, इतना ही बड़ा होता है, नॉर्मली होता है। ऐसे बहुत से बड़े आपने देखा होगा, बहुत तारों से, बहुत चीजों से बंधा होता है, क्योंकि भाई ओशियन है, वहां पे वेव्स चलते हैं, ओशियन करेंट्स आती हैं, ठीक है। तो वहां पे वो बीच में ऐसे बना होता है, वो क्या होता है, आपका पेट्रोलियम साइट होती है। क्या होती है वो आपकी पेट्रोलियम साइट होती है। तो जो कोल होता है वो कहां से निकलता है, हमारे लैंड से निकलता है। जो हमारा पेट्रोलियम होता है वो हमारा कहां से निकलता है बच्चों, वो हमारा ओशियन से निकलता है। तो ये चीज आपको दो चीज ध्यान देनी है। एक मिनट थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं। चलिए आगे। अच्छा, ओरिजिन मैंने बता दी। ऑयल ट्रांसपोर्ट एंड रिजर्वायर्स, पेट्रोलियम एक्यूमुलेट्स इन पोर्स रॉक्स अंडर इम्पेबल लेयर्स फॉर्मिंग ऑयल ट्रैप्स, ठीक है। चलो, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपने देखा है ना, जब हमारा समरसेबल होता है, कैसे होता है सर, उसका प्रोसेस क्या होता है, सेम जो आपका समरसेबल का प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस आपका कोल के लिए भी होता है, कोल के लिए, पेट्रोलियम के लिए। जो कोल होता है उसके लिए बड़ी बड़ी माइंस फाइंड की जाती है, ठीक है। लेकिन जो पेट्रोलियम होता है ना, सेम प्रोसेस कैसा होता है, समरसेबल का। समरसेबल में क्या होता है सर, ये ग्राउंड वाटर है, बड़ा सा पत्थर इन द सेंस। अब इस पत्थर में क्या होता है, बहुत ढेर सारा वाटर स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हो आप लोग,
ऊपर से जब आप इसकी माइनिंग करते हो, पतले पतले पाइप डालते हो सबमर्सिबल में, तो क्या होता है यहाँ पे, ये पाइप जो होता है इस पानी के रिजर्वायर के पास पहुंच जाता है और आपको पानी फाइंड हो जाता है। कितने कितने फीट पे होता है, शायद 20-30 फीट पे होता है आई गेस, मतलब मेरे घर तो नहीं है, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, शायद 40-50 होता होगा, ठीक है, आप पूछ लेना अपने पापा से, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस होता है। सेम प्रोसेस आपका कहाँ होता है, ओशियन में होता है। यही सेम प्रोसेस कहाँ होता है आपका, ओशियन में होता है, ठीक है। ओशियन में जब इनको नीचे डीप माइनिंग करते हैं ना, तो वहां भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसी के नीचे पेट्रोलियम फॉर्म में होता है, ठीक है, उसी फॉर्म में पेट्रोलियम फॉर्म में होता है। और जब माइनिंग की जाती है तो आपका जो क्रूड ऑयल निकलता है, ठीक है, सबसे पहले क्या निकलता है, आपका क्रूड ऑयल निकलता है, ठीक है। उसके बाद इसको प्रोसेस करके ना रिफाइन किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, उसको रिफाइन। ये जो क्रूड ऑयल होता है ना बच्चों, बहुत सस्ता होता है, जो ज्यादा पैसा जो लगता है ना वो रिफाइनिंग में लगता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेम प्रोसेस जो होता है हमारा, जो प्रोसेस हम लोग सबमर्सिबल में यूज करते हैं, वही सेम प्रोसेस आपका ओशियन के लिए यूज किया जाता है। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे एक बाइक रह गया था ना, हाँ ये देखो रिफाइनिंग प्रोसेस, मैंने आपको बताया था ना कि क्रूड ऑयल निकलता है, उसके बाद हम लोग इसे रिफाइन करते हैं। कैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट्स क्रूड ऑयल इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा इधर का एरिया क्लियर कर लेने दो। चल क्या लिखा है यहाँ पे सर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है। मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल बताया था ना, सेंट्रीफ्यूगल बताया था ना, कौन सा प्रोसेस होता है कि आपका जो वॉशिंग मशीन होती है, जो आपका जो दूध से दही बनाने का, जो दूध से आपका बटर बनाने का जो प्रोसेस होता है, वो कैसे होता है, आपका सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, सेपरेट्स क्रूड ऑयल इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। क्रूड ऑयल क्या होता है, जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि ऐसा एक पॉइंट जिसमें आपका जो पानी है या ऑयल है या आपकी अदर चीजें वो बॉयल हो जाए। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा एक पॉइंट जहां पे आपका जो आइस है, जो आपकी सॉलिड चीजें हैं, वो आके मेल्ट हो जाए, ठीक है। ये मत सोचना कि सर अब जो आइस होती है बस वही मेल्ट होती है, भाई आपका जो आयरन होता है वो भी मेल्ट होता है, ठीक है। आपका जो सैंड होता है वो भी मेल्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा एक पॉइंट जहां पे आपकी आके चीजें मेल्ट हो जाए, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और एक होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट जहां पे आपकी चीजें आके फ्रीज हो जाए। कैसे, कौन सा पॉइंट होता है, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस आपका एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपकी चीजें आके फ्रीज हो जाती है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस आपका जब पहुंच जाता है तो आपका जो वाटर होता है वो आपका बॉयल हो जाता है, ठीक है। चलो तो ये आपका रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, हम लोग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसी प्रोसेस को हम लोग किसमें यूज करते हैं, यही सेम प्रोसेस आपका यूज होता है आपके सॉल्यूशन में। इसका सॉल्यूशन, आपके शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, आपके सॉल्ट और शुगर का जो सॉल्यूशन होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही होता है, ठीक है। वरना और कोई प्रोसेस नहीं है कि आपने क्या किया, आपने शुगर को सॉल्ट से आप फिजिकली नहीं कर सकते हो। अगर आपका ये क्या, इसी को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना, वो उसको कैसे यूज करते हैं हम लोग, उसको कैसे सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है। और हेट्रोजीनियस होता है, उसका मतलब क्या होता है, जैसे सैंड एंड वाटर, आप लोग उसको आराम से हाथ से फिजिकली आप लोग उसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ यूज होता है, जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है वहां पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्या है, ये देखो फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। कैसे कैसे, जो पेट्रोलियम हम लोग निकालते हैं, क्या सर उसको बस पेट्रोल के फॉर्म में यूज करते हैं, नहीं,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब ही यही होता है कि कोई भी चीज को फ्रैक्शन में क्या करना, बांट देना। क्या करना फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में उन्हें बांट देना। तो वैसे ही जैसे हम लोग जो हमारा कोल था उसको हम लोग कार्बन में, डायमंड में, आपके इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते थे, बदल देते थे, सेम आपका उस पेट्रोलियम को भी हम, ये देखिए मैंने आपके लिए फोटोज भी लगाई है, देखा मैंने आपको बताया था ना, मेरा थोड़ा सा रफ डायग्राम था। ये देखो बीच समंदर में बड़ा सा है, ठीक है, बहुत इसी में से आपका क्या होता है, सारी जो क्रूड ऑयल होती है इसी में से आपकी चेंजेस होती है, और इसी के अंदर अंदर आपकी बड़ी बड़ी पाइप्स भी लगी होती हैं, ठीक है। ये इसी के अंदर कोई कंटेनर नहीं आता है आपके क्रूड ऑयल को वो एक देश से दूसरे देश पे पहुंचाने के लिए। इसी के अंदर ना बड़ी बड़ी सी पाइप्स लगी होती है। जैसे आपको मालूम है ना कि आपके जो ओशियन है उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स की वायर्स पड़ी हुई है, जिससे नेट हमारा आता है ना। आपको क्या पता कि नेट कैसे आता है? ऐसे ही क्रिएट हो जाता है, ऐसे ही हमारे फोन में आ जाता है? नहीं, बड़ी बड़ी ऑप्टिकल फाइबर्स कनेक्ट होती है। कहाँ पे? आपके बड़े बड़े ओशियंस में, ठीक है। बड़े बड़े ओशियंस में ना ऑप्टिकल फाइबर्स होती है जो कनेक्ट होती है, जिससे हमारा डेटा इधर से उधर जाता है, ठीक है। जिससे आपका जो नेट चलता है वो आपका जो नेट होता है आपका आता है हमारे पास, ठीक है। तो चलो जानते हैं फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम गैस, इससे हम लोग बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं। कहाँ यूज होता है केरोसिन? हाँ, कहाँ यूज होता है? आपके पहले के टाइम पे आपको एक स्टोव मिलता था, आपकी मम्मी से या दादी से पूछना, तो नहीं आता है खैर। तो स्टोव मिलता था, उसके अंदर हम लोग क्या यूज करते थे? मिट्टी का तेल यूज करते थे ना, उसी को केरोसिन बोलते हैं। वो बहुत हाईली फ्लेमेबल होता है केरोसिन आपका। इसको हम लोग एयर से कांटेक्ट नहीं करवाते हैं, वाटर में रखते हैं, ठीक है। चलो, तो केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया। लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब जो आप लोग कभी साइकिल बनवाने जाते हो तो एक ऑयल डालता है ना वो, या मशीन्स में जो ऑयल यूज होते हैं उसी को हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं, ठीक है। आपका फ्यूल ऑयल हो गया और आपका बिटुमेन हो गया, ठीक है। बिटुमेन आपको पढ़ाया था ना मैंने, क्या होता है? हाँ, आपके कोल का एक पार्ट होता है जो कहाँ यूज होता है, आपके वाइडली यूज होता है। क्या होता है वो? बिटुमेन होता है, ठीक है। एंट्रासाइड क्या होता है ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंट्रासाइड हमारा क्या होता है। उसके बाद एक हमारा आता है क्या? पेट्रोकेमिकल। एक मिनट ठीक, ठीक है। तो फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या होता है हमारे? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल हमारा, ये भी मैंने आपको बताया था, पेट्रोल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक हमारा डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया, और एक हमारा बिटुमेन हो गया। चलो आगे चलते हैं। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं सर? केमिकल सुना था, ये पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं सर? देखो, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम used in manufacture प्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक और डिटर्जेंट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? ऐसे केमिकल्स, हाँ, ऐसे केमिकल्स जो पेट्रोल से निकले होते हैं, क्या क्या यूज करने के लिए? प्लास्टिक्स को बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए, और डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए। अच्छा, आपने कभी देखा है कि आपके घर में कभी पेंटर आता है और जब वो पेंट करता है, लकड़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल पेंट की नहीं, तो लकड़ी में जो पेंट होता है या जो लोहे में पेंट होता है, उसके बाद जो आपका जो पेंटर होता है वो आपसे या आपके फादर से पेट्रोल मांगता है धुलने के लिए। कभी साबुन या डिटर्जेंट नहीं मांगेगा, वो क्या मांगता है? वो पेट्रोल मांगता है। क्यों? क्योंकि उससे जो आपका जो पेंट होता है ना बहुत जल्दी छूट जाता है। और उसी पेट्रोल को जब हम रिफाइन करते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं, तो उसी पेट्रोल से हमारा डिटर्जेंट भी बनता है, ठीक है। उसी पेट्रोल से हमारा क्या बनता है? डिटर्जेंट भी बनता है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो पेट्रोल होता है वो हमारा एक डिटर्जेंट का भी काम करता है, साफ सुथरी चीजें करने का भी काम करता है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि सोप कैसे बनते हैं, मिशेल फॉर्मेशन क्या होता है, आपका हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे बनता है हमारा डिटर्जेंट, कैसे बनता है, कौन कौन से फॉर्मूला लगते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। चल, तो केमिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम यूज्ड टू मैन्युफैक्चर प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स और डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। और प्लास्टिक्स भी बच्चों एक बात ध्यान रखना, प्लास्टिक्स बहुत टाइप्स की होती है, हाँ। कुछ फ्लेक्सिबल होती है, हाँ, कुछ आपकी डायरेक्ट टूट जाने वाली होती है। जैसे
जैसे आपका जो एक कुर्सी आपने सुनी होगी, मतलब आपके घर में कुर्सी होगी ना, वो क्या होती है, वो एक हार्ड फाइबर होता है, अगर आप उसको जरा सा मोड़ोगे ना तो वो टूट जाएगा। अब सर सॉफ्ट फाइबर, सॉफ्ट प्लास्टिक क्या होते हैं, आपकी पॉलिथीन्स, आप उनको जितना भी मोड़ लो, खींच लो, वो जल्दी नहीं फटती है, ठीक है। एक आपका और सॉफ्ट प्लास्टिक, एक खिलौने आपके आते हैं, खिलौने आते हैं आपके, जब उनको आप तोड़ते हो तो तुरंत वो चकनाचूर हो जाते हैं। हाँ, एक खिलौना कम से कम 10 से 15 पीसेस में बिखर जाता है, तो वो डिफरेंट प्लास्टिक होता है। एक प्लास्टिक आपका हार्ड प्लास्टिक होता है, आपने देखा होगा आपकी जो बॉटल्स होती हैं वो हार्ड प्लास्टिक होती है, उनको चाहे जितना पटक दो, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, कुछ कर दो, वो पिचकेंगी, टूटेंगी नहीं, ठीक है। तो आपकी जो प्लास्टिक्स होती हैं, आपके आपने मांझा देखा होगा, प्लास्टिक का मांझा आता होगा, आपने अगर पतंग उड़ाते होगे, तो वो भी आपका एक इलास्टिक प्लास्टिक होता है, ठीक है, कि वो खींचने पर भी जल्दी नहीं टूटता है, ठीक है। चलो, तो प्लास्टिक्स भी हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। आगे चलते हैं। चलो, आगे क्या है हमारा, नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस मैंने आपको अभी एलपीजी बताया था, सीएनजी वगैरह जो बताए थे, आपके जो ऑक्सीजन यूज होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, एक नेचुरल गैस होते हैं, ठीक है। चलो, तो नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन एंड इट्स कंसिडर्ड एज अ क्लीन फ्यूल। अब क्या मीथेन से आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि सर मीथेन कैसे फॉर्म होती है। एक तो सबसे मेन रीजन आपका कोल और पेट्रोलियम होता है। सेकेंड रीजन आपका क्या होता है कि अगर आपने जो गोबर होता है उसको बहुत ढेर में खड़ा कर दिया तो आपका मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। और आपने अगर वेजिटेबल्स को सड़ाना चालू कर दिया, हाँ, आप लोगों ने कभी ना कभी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने स्कूल में, एक्सपेरिमेंट किया है ना, कि एक कंटेनर लिया, उसमें वेजिटेबल्स डाले, फिर कुछ पत्ते डाल दिए, बायोगैस बनाने लगे थे, ठीक है, उसमें भी मीथेन निकलता है। आपने शुगर केन से शुगर बनाना चालू किया, गुड़ बनाना चालू किया, उसमें भी मीथेन निकलता है। आपकी पराली होती है जो खेत में जो छोटी छोटी पार्ट्स बच जाते हैं धान काटने के बाद, तो उसको जब आप जलाते हो उससे भी मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। तो नेचुरल गैस क्या होती है, मेनली आपकी मीथेन होती है, जो कि क्लीन फ्यूल होता है, यूज्ड एज सीएनजी इन व्हीकल्स, मैंने अभी आपको बताया, यूज्ड एज एलपीजी होगा, ठीक है, पीएनजी नहीं होगा, ये होगा एलपीजी, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन है, ठीक है, एलपीजी है। एलपीजी इन होम्स लेस पॉल्यूशन करती है और हाई एफिशिएंसी होती है। क्या आपने कभी सुना है कि हम लोगों ने गैस यूज किया घर में, तो क्या उससे हमारी क्या कहते हैं उसे, पॉल्यूशन होता है? तो हम लोग बात कर रहे थे एसिड रेन की। एसिड रेन कैसे, एसिड रेन फॉर्मेशन कैसे होता है? होता क्या है बच्चों कि जब आपका इवापोरेशन होता है ना, तो आपको मालूम है कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट होता है। अब इसके अंदर ना जो हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे SO2 होता है, NO2 होता है, इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ना क्या होते हैं, ये कैद हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हमारा इवापोरेशन होता है और जब वाटर वेपर बनता है, तो ये जो हमारे SO2 और NO2 पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो उसमें कैद हो जाते हैं। और जब हमारा कंडेंसेशन होता है, जब हमारा कंडेंसेशन होता है मतलब बारिश होती है, तो ये गैसेस को लेकर क्या करते हैं, ये हमारे जमीन पे आ जाते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। आपने सुना होगा कि जो ताजमहल की जो शाइनिंग है ना, वो खत्म हो रही है। कैसे खत्म हो रही है? आपका जो रीजन है वो कौन सा है, वो आपका एसिड रेन एक आपका रीजन होता है। उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी आपके जो लंग्स में प्रॉब्लम होती है, यानी आपका अस्थमा हो जाता है, ठीक है। आप लोग पंप यूज करते हो ना, इसलिए होता है कि आपको आपको जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है, ये आपकी हो जाती है। उसके बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो प्लांट्स होते हैं ना बच्चों लोग, एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है, जो हमारी प्लांट्स होती हैं, जो हमारी मरीन लाइफ होती है, जो हमारी एनिमल लाइफ होती है, वो क्या होती है, खराब होने लगती है। प्लांट लाइफ कैसे, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पत्ती है, ठीक है, ये हमारा एक लीफ है। तो आपको मालूम है कि जो हमारा प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसी से हमारा फूड बनता है, उसी से हमारा क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो जब भी आपके सन से जो रेज आती है वो क्या होती है, वो इनके ऊपर पड़ती है। लेकिन ये फॉसिल फ्यूल्स के कंजप्शन से उसमें जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके ऊपर क्या होता है, एक परत जम जाती है, ठीक है, एक धूल सी जम जाती है। आपने एक झारखंड का मामला सुना होगा, ठीक है, उनपे क्या होती है, धूल सी जम जाती है। उसी वजह से जब रेस पड़ती हैं तो इस पे काम नहीं हो पाता है और जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा,
फूड नहीं मिलेगा तो भाई प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक होनी है। उसके बाद क्या, बर्निंग फॉसल फ्यूल्स इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस लीडिंग ओके क्लाइमेट चेंज। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी आपकी, ठीक है, आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ज्यादा से ज्यादा होगा, आपका जो आइसबर्ग है वो जल्दी जल्दी पिघलेगा, ठीक है, और आप लोग क्या होगा, आपका क्लाइमेट चेंज होगा। आपने देखा है ना, पहले ठंडी ज्यादा पड़ती थी लेकिन अब ठंडियां बहुत कम पड़ने लगी है, मुश्किल से 1-2 महीना चलती है, पूरा टाइम गर्मी ही गर्मी रहती है, गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। इसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स, अगर हम लोग कोई चीज खराब कर रहे हैं तो भाई हमारा ही फर्ज बनता है आगे की जनरेशन के लिए कि हम लोग उन चीजों को कंजर्व भी करें। कैसे कंजर्व करते हैं, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। कैसे सर, इससे क्या होगा, हा? तो जैसे मान लो यहाँ पे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। अब 5 लोग अगर 5 कार यूज करते, ठीक है, 5 लोग अगर 5 कार यूज करते और वही 5 लोग अगर एक बस यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा पेट्रोल किसमें लगेगा, जाहिर सी बात है सर, ये 5 कार में लगेगा। और जितना ज्यादा पेट्रोल लगेगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, पॉल्यूशन फैलेगा, एयर पॉल्यूशन फैलेगा। और यही यहाँ पे सर, एक बस हम लोग अगर एक बस में एक डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो पेट्रोल हमारा कम लगेगा, भीड़ भी हमारी कम लगेगी, ट्रैफिक भी कम लगेगा, ठीक है, तो उससे हमारा पॉल्यूशन कम होगा। तो यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, ऐसे अप्लायंसेस हमें यूज करने हैं जो एनर्जी को कम यूज करे, ठीक है, कम यूज करे। उसके बाद हमारा स्विच टू सोलर एंड विंड एनर्जी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में क्या हो रहा है, आपके घरों में सोलर पैनल्स लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो सन से रेज आती है उनको अपने ऊपर लेते हैं, ठीक है, उनको अपने ऊपर लेते हैं और क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। सेम एज आपका विंड एनर्जी करता है, ठीक है। विंड एनर्जी क्या करता है, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े, जब आप ट्रिप पे जाते होगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे, ये आपका 1 मिनट, ये क्या बनता है, एक बड़े बड़े खेतों में आपने देखा होगा बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, ठीक है, क्या देखा आपने, ऐसे बड़े बड़े क्या लगे रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, ठीक है। जब ये चलते हैं तो यहाँ पे एक मशीन लगी रहती है, तो ये जब विंड से चलते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे मशीन में वो एनर्जी कंजर्व होती है और कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें कन्वर्ट करती है, वो उनको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद रेड्यूस रीयूज रिसाइकल, इसका मतलब क्या होता है, रेड्यूस रीयूज रिसाइकल का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजों का हम लोग यूज करें जो यूज भी कर सकें, फिर रिसाइकल करके फिर रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि पुराने टाइम में आपने देखा होगा हम लोग पत्तल यूज करते थे, इनको क्या कहते हैं, जो आपके जो पेड़ होते हैं उनके लीव से बने होते थे, जो प्लेट यूज करते थे वो क्या होते थे, वो आपके ऐसे ही होते थे। पहले उनको रिड्यूस करते थे, ठीक है, उसको फिर रिसाइकल में डाल देते थे, उसके बाद फिर जब वो रिसाइकल हो जाते थे उनसे वो गैस बन जाती थी, हम लोग दूसरे पत्ते रीयूज कर लेते थे, ठीक है। तो ये क्या होता है, आज के टाइम पे तो प्लास्टिक के प्लेट्स आने लगे। उसके बाद अल्टरनेटिव क्या होते हैं, और ठीक है, सोलर एनर्जी का यूज करें, विंड एनर्जी मैंने आपको बता दिए। हाइड्रो पावर क्या होता है सर, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। आपने देखा होगा बड़े बड़े डैम्स के पीछे जो वाटरफॉल होते हैं ना, उनके पीछे क्या होता है, जो वाटरफॉल से जो पानी आता है ऐसे, ये ऐसे पानी आता है, उसके नीचे एक मशीन लगी होती है, वो क्या करती है, उसको कंजर्व करके क्या करती है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है, क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और इसको लिए हाइड्रो पावर के लिए आपका जो वाटरफॉल होता है वो होना मस्ट होता है, क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको हाई डाउनवर्ड मूवमेंट चाहिए होता है, किसका, वाटर का, ठीक है, हाई डाउनवर्ड मूवमेंट चाहिए होता है आपका वाटर का। उसके बाद बायोगैस, बायोगैस यानी आपका जो मीथेन का जो यूज होता है, ठीक है, आपका गोबर गैस, जैसे मैंने आपको बताया था, या मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था जो आपने किया होगा बचपन में, आपके स्कूल वालों ने करवाया होगा, ठीक है, कि पेड़ आपके जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं, ठीक है, या आपके क्या होते हैं, या आपके फ्रूट्स के होते हैं, वेजिटेबल के छिलके होते हैं, ये सब डाल के आप क्या कर सकते हो, बायोगैस बना सकते हो। और एक तरीका होता है आपका जियोथर्मल एनर्जी होता है, ठीक है, जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, और अर्थ की हीट से आप क्या कर सकते हो, वो काम कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी हैं। आज हमारा ये फॉसल फ्यूल्स का चैप्टर खत्म होता है।
मैंने आपको बताया कि कैसे क्रिएट होता है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, और उन हार्मफुल इफेक्ट को कम करने के लिए हम कैसे उनको कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आज की क्लास को यही करते हैं एंड। ठीक है, और कल हम लोग फिर से नया चैप्टर करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों, जय हिंद।